आपका स्वागत है। मैं हूं रचनी। एक बार फिर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं गर्म हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले 10 दिन काफी अहम होंगे। सरकार ने पहले ही ये संकेत दिए थे कि दिवाली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सवाल यही है कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश में एक बार फिर कैबिनेट के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के आने वाले 10 दिन बहुत अहम माने जा रहे हैं। सरकार ने पहले ही दिवाली के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत दिए थे। बताया जा रहा है कि सरकार कैबिनेट विस्तार की कवायदों में जुटी है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट में 12 से 15 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। भागीरथ चौधरी, कैलाश चौधरी को मंत्री बनाने की अटकलें हैं। वहीं जस्सीराम कोहली और अरुण चतुर्वेदी के प्रमोशन की भी चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सहयोगी नेताओं से विस्तार से चर्चा की है और अब केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए समय मिलने के लिए मांगा है। केंद्रीय नेताओं से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा के प्रदेश आने का इंतजार किया जा रहा है। नड्डा अभी महाराष्ट्र में भाजपा सरकार गठन की कवायद में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद वे प्रदेश दौरे पर आएंगे। इसके अलावा सीएम वसुंधरा राजे और मंत्री कालीचरण सराफ ने क्षेत्रीय संघ प्रचारक दुर्गादास और प्रांत प्रचारक शिवलहरी सहित अन्य संघ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है। फिलहाल आम और खास सबके जहन में सवाल अभी यही बना हुआ है कि कैबिनेट का विस्तार कब। तो अब अटकलें तेज हो गई है। वैसे आपको बताएं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को दिल्ली जा रही हैं और यही माना जा रहा है ये जो दिल्ली दौरा है बेहद अहम होगा, क्योंकि लौटने के बाद हो सकता है कि तय हो जाए कि किन किन विधायकों को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल 12 मंत्री हैं और जिस तरीके से सावरलाल जाट सांसद बने उसके बाद अब कहीं ना कहीं 18 नवंबर के पहले अगर वो उन्हें हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि इसके पहले ही हो सके तो देवउठनी 11 के पहले ही ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, फेरबदल है, वो कर लिया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली भी जाने वाली है, बड़े नेताओं से चर्चा करेंगी। हालांकि इस तरीके के संकेत काफी पहले से मिलते रहे हैं। जब 20 दिसंबर 2013 को उन्होंने शपथ ली थी तब 9 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री थे और उसके बाद कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद विस्तार होगा। तो कब विस्तार होगा इस पर भी नजरें टिकी हुई है और क्यों देरी हो रही है, किसकी चलेगी, इस पर चर्चा करते हैं। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ साथ कांग्रेस के नेता मनोज मुदगल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट पे भाग लेने के लिए। और सबसे पहले मानचंद जी आपसे ही सवाल है, बहुत देर हो गई है, अब तो दिवाली के बाद सबने खुशियां भी मना ली है, अब कहीं ना कहीं लग रहा है अब काम की बारी है और मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय है कि हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। देखिए, ये तो एक संवैधानिक आवश्यकता है और अब जो है संवैधानिक के साथ मात्र राजनीति की आवश्यकता भी हो गई है और जनता भी बहुत ज्यादा इस बात के लिए आतुर है कि वास्तव में पूरा मंत्रिमंडल बने। और पूरा मंत्रिमंडल नहीं बनने के लिए आलोचनाएं भी खूब भुगत ली गई है और इसके पीछे 2-3 कारण मैं समझ रहा हूं रहे हैं जी। कि वसुंधरा जी को फ्री हैंड दिया जाए या नहीं दिया जाए, या जो है कि आरएसएस का हस्तक्षेप कितना हो, घनश्याम तिवारी जैसे लोगों को लाया जाए या नहीं लाया जाए, इसमें बाबा रामदेव की क्या भूमिका होगी। बिल्कुल बिल्कुल, घनश्याम तिवारी की आपने बात की तो जब पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था कई नेता नाखुश हो गए थे, उनके समर्थक नाखुश हो गए थे। तो क्या ये भी फूक फूक का कदम रखना होगा, निकाय चुनाव है, किसी को नाराज भी नहीं करना है हमें और मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि जहां तक नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा जी के मामले में नाराजगी का कोई प्रश्न किसी के सामने नहीं होता, केवल अहंकार का प्रश्न होता है, अहम का प्रश्न होता है, मैं का प्रश्न होता है। जी। और जहां तक मैं का सवाल है वसुंधरा जी पूरी तरह से उस पर अड़िग रहती हैं और जहां तक उनकी चली घनश्याम तिवारी जी को उन्होंने बिल्कुल आउट रखा, चाहे उसको पार्टी का नुकसान हो चाहे पार्टी का फायदा हो। लेकिन अगर नहीं चलेगी, अब ये समझ में आ रहा है कि जो है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद में नरेंद्र मोदी एक छत्र राजा हो गए हैं
जी जी। मैं उनको प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं, एक छत्र राजा हो गए और उनका अहंकार भी चरमोत्कर्ष पर होता है। अब वसुंधरा जी कुछ ना कुछ नील डाउन उनके सामने होने लग गई है, और अगर ऐसा हो गया तो मैं समझ रहा हूं कि शायद उनको मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में थोड़ा बहुत फ्री हैंड मिल जाए। लेकिन अब पुराने वाली जो बात है वो फ्री हैंड वाली बात नहीं, आरएसएस की चलेगी, नए जो यहां पर जो प्रभारी आए उनकी चलेगी, बिल्कुल। जेपी नड्डा क्या अब तय करेंगे जिस तरीके से आदेश मिलेगा दिल्ली से वैसा होगा। वैसे वसुंधरा दिल्ली जाने वाली है। कांग्रेस के नेता मनोज मुदगल भी बैठे हुए हैं। मनोज जी, विपक्ष की हर नजर बनी हुई है कि सरकार का क्या कुछ चल रहा है। कई बार निशाना भी साधा कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रही हैं मुख्यमंत्री। आज क्या कहेंगे आप? देखिए रजनी जी, बिल्कुल सरकार नाम करके राजस्थान में कोई चीज नहीं है, और इतने प्रचंड बहुमत में अगर कोई जनता ने इनको इतना विशाल मैंडेट दिया, उसके बावजूद ये सरकार जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरी, और मंत्रिमंडल विस्तार की तो सरकार ने धज्जियां ही उड़ा दी। आज पूरे 1 साल होने को आया, लेकिन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी राजस्थान में रजनी जी ये हालत है कि खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, खुलेआम अपराध हो रहा है, और इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं कि कोई गृह मंत्रालय नाम करके चीज नहीं है, कोई उद्योग मंत्री, 47 विभाग मुख्यमंत्री जी खुद के पास लेके बैठी हुई हैं, और सरकार का पूरा विकास का काम ठप हो गया। ये मान लीजिए, मतलब सरकार एकदम ठप होके काम कर रही है, जिस सरकार पे इतनी बड़ी आशा थी। तो हम तो यही चाहेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, नए मंत्री बने, सरकार को जो जनता, राजस्थान की जनता जिस आशा और विश्वास के साथ इनको मैंडेट दिया, कम से कम कुछ प्रतिशत तो ये काम करें। अभी तो ये लग रहा है सरकार बिल्कुल गायब है, कुंभकर्णी नींद में सो रही है। सरकार को जनता की, रजनी जी, 1% भी चिंता नहीं है। और हम तो कहते हैं कुछ भी हो, जनता का भला हो, राजस्थान का जय जय राजस्थान करते थे। कम से कम राजस्थान की जनता का कुछ थोड़ा बहुत सदबुद्धि आ जाए तो राजस्थान की जनता का कुछ काम होना शुरू हो जाए। बहुत ही जल्दी सदबुद्धि आ जाएगी, क्योंकि संवैधानिक संकट जिस तरीके से खड़ा होगा तो यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, नवंबर में ही ये हो जाए। मानचंद खंडेला जी भी हमारे साथ मौजूद है। मानचंद जी, सदबुद्धि की बात की है तो अब तो सदबुद्धि कह ले या फिर मजबूरी कह ले, अब तो करना ही है विस्तार। लेकिन जगह जिस तरीके से नाम की आ रही है कि इनको जगह मिल सकती है, क्या लगता है उनको मिलेगी? और जो उपचुनाव में संदीप शर्मा सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे, उन्हें कोई चांस मिल सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चुनाव में किसने क्या काम किया इसका कोई लेना देना मंत्रिमंडल विस्तार से या रिशफल से नहीं है। कुल मिला के ये कि विभिन्न प्रकार के जो कोण है उनको आपको संतुष्ट रखना है। देखिए, सवाल ये आता है कि अब जो अमित शाह है, मानचंद जी, जैसे आप कह रहे हैं कि सबको खुश रखना, ठीक है, जातिकरण समीकरण देखना है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से चुनाव में अच्छा अगर काम करते हैं तो उनके जो नजदीकी हैं वो कहीं ना कहीं फल पाते हैं। अगर 25 में से 25 सीटें लोकसभा की दी है जिताकर, तो विधायकों ने भी मेहनत की, समर्थकों ने भी मेहनत की, तो क्या नहीं लगता है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है? देखिए, मिलना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करेगा उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, काम नहीं करेगा उसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह आता है, ये सब कहीं कहीं कुछ को लेना देना नहीं होता। सवाल यह आता है, बहुत बढ़िया काम ओम प्रकाश ने किया, ओम प्रकाश जी जो माथुर ने किया, क्या उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए? कुछ समय पहले बातें चलती है, बना देंगे, उसके बाद में कुछ अलग प्रकार के कोण निकल कर आते हैं कि साहब अब जो है वसुंधरा जी ने पैचअप कर लिया है नरेंद्र मोदी जी से। अब सवाल है कब पैचअप हो जाता है, कब जो है पैचअप समाप्त हो जाता है, कब कोई वरीयता में आ जाता है, कब वो कनिष्ठता में आ जाता है। अब सवाल यह आता है, घनश्याम जो तिवारी है उनसे वरिष्ठ कौन होगा, अनुभवी कौन होगा, या ज्ञानी कौन होगा, या मंत्रिमंडल के जो पुराने मंत्रिमंडल में उनमें हर एक में रहने वाला कौन होगा? लेकिन वो कहीं नामो निशान में नहीं है। और अब जो है ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि घनश्याम तिवारी जो है वो मंत्रिमंडल में आने वाले हैं। अब जब ये सवाल है, जब घनश्याम तिवारी मंत्रिमंडल में आने वाले हैं, मानचंद जी, जिस तरीके से घनश्याम तिवारी का आपने नाम लिया, उस वक्त अगर बात की जाए तो सर्वाधिक अंतर से जीते थे सांगानेर से। पूर्व मंत्री भी रह चुके घनश्याम तिवारी काफी नाराज हो गए थे जब 12 मंत्री ने कुल पद की शपथ ली थी। हो सकता है उन्हें खुश करने की कोशिश की जा रही हो, और अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में सभी खुश रहेंगे तो क्या लगता है निकाय चुनाव में भी कुछ फायदा मिलता है इसका?
देखिए बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई बात ही नहीं। अगर संतुष्टि पार्टी स्तर पर होती है, सरकार के स्तर पर होती है, पदाधिकारियों के स्तर पर होती है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर होती है, तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन देखिए आप ये बार बार ये कह रहे हैं ना कि सबको संतुष्ट करने के लिए घनश्याम तिवारी को मंत्रिमंडल में लाया जाएगा, ये बात नहीं है। बात केवल ये केंद्रीय राजनीति में अब जो है उनको ये कहा जाने लग गया है कि आपको अहमियत दी जाएगी। सभा प्रचार जो है आपके स्टार प्रचारक है उनकी लिस्ट में राजस्थान में उनका नाम नहीं और केंद्र वालों ने उनको भेज दिया। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि वास्तव में वसुंधरा जी जो है अब टकराकर कोशिश करेंगी तो वो जो है टकराकर राजनीति नहीं कर सकती हैं। और घनश्याम तिवारी जी का केवल मतलब ये है कि केंद्र स्तर के ऊपर बाबा रामदेव की तरफ से जो दबाव बना है उसके कारण से संभावनाएं बनी है। और अभी भी मैं कह रहा हूं इन संभावनाओं पर आशंकाएं हैं। पूरी तरह से ये संभावनाएं जो वास्तविकता में बदल जाएगी ये मुझे लगता नहीं है। चलिए महारानी जी, जो मनमानी और उस पर रोक लगेगी कि नहीं देखते हैं। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा तीखे वार छोड़ता है, ये सभी जानते हैं, और जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर वसुंधरा की ही चलती है तो कहीं ना कहीं महारानी की मनमानी कम भी हो सकती है, कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए रजनी जी, सबसे बड़ी समस्या जो आज पूरे राजस्थान के साथ आ रही है कि राजस्थान की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भारी अंतर है और इनके आपस में मनमुटाव इतना ज्यादा है कि ये एक दूसरे को लाइजनिंग बिठाने में असमर्थ हो रही हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली जा रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिल नहीं रहा, 2-3 दिन वो इंतजार करती हैं, अमित शाह जी उनको टाइम नहीं दे पा रहे। ये टोटल ये चीज शो कर रही है कि केंद्र और राज्य सरकार में कुछ भी मामले में बहुत अंतर है, इन दोनों की पटड़ी आपस में बैठ नहीं रही और यही एक ऐसा कारण है कि जो विकास को भी रोक दिया पूरे राजस्थान के। पटरी नहीं बैठ रही है, इसके पहले जो मंत्री रहे हैं आप कह रहे हैं वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो जब पटरी नहीं बैठ रही है, जो नए बनेंगे, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं विपक्ष के काम ढंग से होगा? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खूब आप लोगों ने खींचतान की है, कुछ फर्क पड़ेगा? जी देखिए, सावरमल जी जाट जैसे नेता जिन्होंने केंद्र में अपना लोकसभा की सदस्यता ले ली, उसके बाद में राजस्थान में अपनी विधानसभा का पद नहीं छोड़ना चाहते, पूरी असंवैधानिक सरकार चल रही है, पूरा मंत्रिमंडल असंवैधानिक रूप से काम कर रहा है क्योंकि वो मंत्री अस्तित्व में है ही नहीं और कांग्रेस उनको लगातार विधानसभा में घेर रही है, उनके क्वेश्चन आवर्स में उनका बायकॉट कर रही है। आज सचिन पायलट जी जैसे विकास पुरुष व्यक्ति को हरा के अजमेर की जनता रजनी जी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि एक पायलट जैसे विकास पुरुष व्यक्ति मौका सबको मिलता है। अब वो मौका जनता ने कैसे उपयोग किया वो तो हमने देख लिया। मौका अब इधर भी है कि सोच समझ के मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। मानचंद खंडेला जी, जिस तरीके से विस्तार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, मोदी का चलती है, सब जानते हैं मोदी अच्छे काम कर रहे हैं और उसका परिणाम हरियाणा महाराष्ट्र में देखा है। अमित शाह भी बड़े अच्छे निर्णय ले रहे हैं, अब तो जेपी नड्डा भी प्रभारी बन गए हैं। इन सबका मिलान देखा जाए तो क्या लगता है, संघ के करीबियों को ज्यादा मौका मिलेगा? क्या कुछ संभावनाएं दिख रहे हैं? देखिए सवाल ये आता है कि संघ के करीबियों को मिलेगा, नरेंद्र मोदी के साथ वालों को मिलेगा, या जिन पर उनका हाथ है, वरद हस्त है, उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल सही कहा कि जिनके सिर पर हाथ है, किनके सिर पर हाथ है, वो हम आपसे जरूर जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे मनोज जी से भी और मानचंद खंडेला जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैबिनेट विस्तार कब, यह हर किसी के जहन में है क्योंकि जब 165-63 विधायक जीते गए उसके बाद सिर्फ 12 ही मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसके बाद कहा गया विस्तार आगे होगा, जो नाखुश थे उन्हें खुश करने की कोशिश की जाएगी। फिर लोकसभा चुनाव आए, 25 में से 25 सीटें जीत ली, उसके बाद कहा कि अब होगा, फिर उपचुनाव आए, उसके बाद अब होगा, लेकिन अब कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ कांग्रेस के नेता मनोज मुदगल भी। आप दोनों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मानचंद जी, हम बात कर रहे थे मोदी की चल रही है, शाह की चल रही है, जेपी नड्डा की चल रही है, एक तरफ वसुंधरा है, महारानी है, उनकी मनमानी पर रोक लगेगी, और दूसरी बात ये कि किनके सिर पर हाथ होगा, संघ के जो पदाधिकारी है, नेता है, उन्हें मौका मिलेगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? देखिए ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो वफादार हैं, और निश्चित रूप से अब की बार जो वफादार हैं वो लोग नहीं है जिनको हम जैसे शुरू होने वाले जो शब्द से जरा प्रारंभ करते हैं। अब वास्तव में क्रियाशील जो लोग हैं वही वफादार यहाँ पे हो रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं कि वफादार को अगर मालूम मिलता है बहुत अच्छी बात है,
लेकिन यहां सवाल यह आता है कि जिन्होंने पिछले अभी मंत्रिमंडल में रहकर जिन्होंने इस प्रकार की सुर्खियां बटोरी है, एक समाचार पत्र में इस प्रकार का सुर्खी आई थी, तबादला उद्योग बना और उसमें महंगाई बढ़ी। यानी सरकारी कांग्रेस के राज में इतना पैसा देना पड़ता था और जो है बीजेपी के राज में इतना पैसा देना पड़ता था। उसमें सबसे पहला नाम था राजेंद्र सिंह राठौड़ का जी, चिकित्सा विभाग का, और दूसरा था कालीचंद सर्राफ का, शिक्षा विभाग का। क्या उन पर किसी प्रकार की गाज गिरेगी? मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की गाज गिरने की संभावना बनती है। चलिए गाज की आपने बात की तो एक और नाम याद आ गया, कालीचंद सराफ का। उन्होंने जो शिक्षक दिवस के मौके पर बयान दिया था, बहुत बवाल हुआ और ये भी कहा कि इस्तीफा भी दिया जाए। उनका कुछ फेरबदल हो सकता है या फिर वो बने ही रहेंगे? देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि इनके विभाग का रिशफलिंग तो निश्चित है, मेरा ये मानना है। और कुछ जिस प्रकार की जनप्रतिनिधियों ने या जो है आप शिक्षक प्रतिनिधियों ने, शिक्षक नेताओं ने और आम जनता ने जिस प्रकार उनसे यह कहा गया कि उन्होंने तबादला जो उद्योग को उद्योग बना दिया और उसकी रेट फिक्स कर दी, साहब इस रेट के ऊपर तबादले होंगे। अब देखिए सवाल यह आता है, एक बार एक व्यक्ति का तबादला किया, वहां पे उसने ज्वाइन नहीं किया, उसके पहले वहां से दूसरी जगह पे तबादला कर दिया। भाई ऐसी क्या आफत आ रही है? देखिए शिक्षक जो है वो एक विषय पढ़ाता है, चाहे वो वहां जयपुर में पढ़ाए चाहे जयपुर के बाहर जाकर पढ़ाए, फर्क क्या पड़ने वाला है? लेकिन सवाल यह था हमको रिशफलिंग करनी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास भी कोई आएगा नहीं प्रतिफल के रूप में। चलिए अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं देखते हैं, जो जिनका विधायकों को मौका मिलेगा उनके अच्छे दिन आ रहे हैं कि नहीं। दिवाली में पूजन तो बहुत किया है, खुश कितने हुए हैं भगवान और लक्ष्मी जी, देखेंगे। वैसे इस वक्त बात सुन लेते हैं, मनोज जी शायद कुछ कहना चाहेंगे। मनोज जी, कालीचंद सराफ का जिस तरीके से जिक्र हुआ, कांग्रेस ने भी खूब निशाना साधा और कहा कि उन्हें हटा देना चाहिए। राजनीति में इस तरीके के जब विवाद होते हैं तो क्या सरकार को बचना चाहिए इस तरीके के नेताओं से? मंत्रिमंडल के विस्तार जो होने वाला है उसमें क्या लगता है, पत्ता कटेगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए मैडम, इनका 10 महीने का कार्यकाल बिल्कुल निराशाजनक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने बिल्कुल निराशाजनक बयान दिए हैं। जैसे शिक्षक सम्मान समारोह को शिक्षक अपमान समारोह बना दिया। आप शिक्षकों के खिलाफ बयान किए, अर्गन बयानबाजी की, गुलाब चंद जी कटारिया ने अर्गन बयानबाजी की। आज राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की अभी चर्चा कर रहे थे खंडेला जी, मैं बताना चाहूंगा उनको 10 महीने तक 12 महीने तक यही नहीं पता चला कि 108 एम्बुलेंस पड़ी हुई है। असर होगा जी, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इनके जितने भी मंत्रिमंडल में कैबिनेट दर्जे के मंत्री बने, उन्होंने बिल्कुल भी उस मेहनत और लगन से काम नहीं किया जिस मेहनत और लगन से जनता ने उन पे आशा किए थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी उन पे आशा किए थे। और जितने भी मंत्री थे वो सब अपना समय बिताने में और महारानी साहिबा के जी हजूरी में ही समय लगा दिया, या उस संभागों की मीटिंग में घूमते रहे। जो उनका मंत्रालय नहीं था, उनके मंत्रालय में बीजेपी का कार्यालय में बैठ रहे, आम जनता की सुनवाई कर रहे हैं। उनका मंत्रालय जल संसाधन मंत्री है और काम कर रहे हैं बिजली का। आप वो बताइए कैसे उस विभाग को प्रॉपर टैकल कर पाएंगे? जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं उसी मंत्रालय की अगर शिकायत आए तब तो वो काम कर सकते हैं, और उन्हें काम लगा दिए गए दूसरे मंत्रालय का, तो निश्चित रूप से निराशाजनक परिणाम आना एक स्वाभाविक था। और सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी की निराशाजनक स्थिति वहां रही जहां संभागों में गई 80-80 हजार एक संभाग में कंप्लेंट ले आई, और हालत ही रही कि आपने 80,000 छोड़ो 80 कंप्लेंट्स को भी पूरा निवारण नहीं किया। तो जनता ने ये देखा, उसको वो ये कह रहे हैं कि कम से कम लोग सामने तो आ रहे हैं सरकार को बताने के लिए, इतनी पॉजिटिव है। वैसे विपक्ष का तो काम ही है कि तीखे तीर छोड़ना और कमियां निकालना। मानचंद खंडेला जी के पास चलते हैं। मानचंद जी, कमियां तो खूब निकल गई, कोई खूबी दिख रही है किसी मंत्री में? जैसे अरुण चतुर्वेदी के बारे में कहा जा रहा है प्रमोशन होगा, इनमें से कोई लिस्ट में नाम है जिसने अच्छा काम किया उसका प्रमोशन हो जाए? देखिए, मैं समझ रहा हूं कि अच्छा काम और बुरा काम जो है परिस्थिति जन्य होना चाहिए। किस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें कोई व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। अब हर एक को तो हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं तुलनात्मक रूप में जो है वो वास्तव में, अगर मान अरुण चतुर्वेदी की हम बात करें तो नम्र है वो, जो है निश्चित रूप से जो है वो, जहां तक मैं उनको समझता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी, वो उतने ज्यादा जो चालाक नहीं है, उतने ज्यादा गैर ईमानदार नहीं है, और संघ के प्रति और जो है अपनी पार्टी के प्रति 100% वफादार है वो, और जो कुछ उनको मिलता है वहां वो काम करना चाहते हैं। कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते। और सवाल यह आता है, एक जो पर्टिकुलर प्रकार की लॉबी है उसके आधार पर उनको सिंबल बनाकर और उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ाया जाएगा, और मैं समझता हूं कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिल जाएगा। एक बात तो मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर कालीचंद सराफ जैसे लोग सकते हैं दिवाली में जो पूजा की है उसका फल मिलेगा।
वैसे मानचंद जी और साथ ही साथ मनोज मुदगल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में भाग लेने के लिए। तो कैबिनेट का विस्तार कब होगा? जल्द से जल्द होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रही हैं और उसके बाद लिस्ट फाइनल हो जाएगी और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल होगा। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।